गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। महाराष्ट्र के बाद एक बार फिर विपक्ष निशाने पर है। टूट का खतरा जो बना हुआ था वो डर अब सच साबित हुआ है। गोवा की बात करते हैं, जहां कांग्रेस विधायक दल टूट गया है। कल सुबह से ही कांग्रेस विधायकों में टूट की खबर आ रही थी, जिस पर शाम को मोहर लगी जब गोवा कांग्रेस के प्रभारी दिनेश गुंडूराव ने माइकल लोबो को विधानसभा में विपक्ष के नेता पद से हटा दिया। कहा कि आज कांग्रेस विधानसभा में अपने नए नेता के नाम का ऐलान करेगी। गोवा में कांग्रेस विपक्ष में है और उसके पास 11 विधायक हैं, लेकिन जानकारी मिल रही है कि उसके 5 विधायक गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से जाकर मिल चुके हैं। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी कांग्रेस के 2/3 विधायकों को तोड़ने की कोशिश में है, ताकि दल बदल अधिनियम के तहत उनकी सदस्यता न जाए और उन्हें एक अलग गुट के तौर पर मान्यता मिल जाए। दिनेश गुंडूराव ने इस पूरी मुहिम को चलाने के लिए कांग्रेस के दिगंबर कामत और माइकल लोबो को गद्दार बताया और कहा कि बीजेपी पैसे और राजनीतिक ताकत से कांग्रेस के विधायकों को डरा रही है और कांग्रेस को खत्म करने की साजिश कर रही है। इसके लिए कांग्रेस के कई विधायकों को प्रलोभन भी दिया जा रहा है, ऐसा दावा है। We have brought this to the notice of our High Command, and we will be taking action against them. Mr. Michael Lobo is immediately removed from the position of the Congress Legislature Party, and a new leader will be elected. There was a conspiracy that was hatched by some of our own leaders, hobnobbing with Bharatiya Janata Party, to see that the Congress Party, which is the principal opposition party, is weakened, and to engineer split and defections from within the Congress. So this conspiracy has been led by 2 of our own leaders. One is the leader of our legislature party, Mr. Michael Lobo, and the other, our former Chief Minister, Mr. Digambar Kamath. तो कांग्रेस यहां संकट में है। बताया जा रहा है कि 11 में से 5 विधायक अब उनके जा चुके हैं। बीजेपी कांग्रेस को कमजोर और खुद को मजबूत करने में राज्य में लगी हुई है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 20 सीटें जीती थी। गोवा में कुल 40 विधानसभा सदस्य हो सकते हैं। ऐसे में बहुमत से एक कम निर्दलियों के समर्थन से बीजेपी की सरकार वहां पर है, जो कंफर्टेबली चल रही थी। लेकिन अब कांग्रेस के 11 विधायकों में से 5 विधायकों में सेंध लगाने में बीजेपी कामयाब रही है। महाराष्ट्र की नई शिंदे सरकार की आज सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा हो सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट में 16 बागी विधायकों के निलंबन के लिए दायर शिवसेना के उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई हो सकती है। इसके अलावा शिवसेना नेता सुभाष देसाई की ओर से दायर उस याचिका पर भी सुनवाई होनी है, जिसमें एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने का न्योता देने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी गई है। इस याचिका में स्पीकर के निर्वाचन और विश्वास मत की प्रक्रिया को लेकर भी गलत बताया गया। उद्धव गुट की एक और याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। यह याचिका शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के बागी विधायकों के गुट को नए पार्टी विप को मान्यता देने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ है। अब वो बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार है, लेकिन उससे पहले शिवसेना में बगावत से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया था, जिसका उन्हें 48 घंटे में जवाब देना था। इस मामले में बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट चले गए और कोर्ट ने सुनवाई 12 जुलाई तक के लिए टालते हुए सभी पक्षों को से नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। तो पूर्व डिप्टी स्पीकर ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इसमें बागी विधायकों को अयोग्यता के नोटिस की कार्रवाई को वैध ठहराया गया। डिप्टी स्पीकर ने यह भी कहा कि अगर एकनाथ शिंदे कैंप 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे सकता है, तो 48 घंटे में अयोग्यता का नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे सकता। अब देखना है कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। वैसे भी महाराष्ट्र की सियासत में पानी काफी ज्यादा बह चुका है।
अब वहां नई सरकार सत्ता में है जो विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर चुकी। आशीष भार्गव हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। आशीष, एक के बाद एक कई याचिकाएं हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में किन किन याचिकाओं पर सुनवाई होगी और कौन कौन सा पक्ष क्या कुछ उम्मीद लगा रहा है? देखिए शारिक, लिस्ट नहीं हुआ है ये पूरा मामला, आज सुनवाई मुश्किल है, लेकिन 11 जुलाई के लिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार वक्त दिया था, वो मैटर लिस्ट नहीं हुए हैं। और हमें ये जानकारी मिली है कि जो शिवसेना पक्ष है और डिप्टी स्पीकर या शिवसेना उनकी तरफ से मेंशन किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कि इस मामले की जल्द सुनवाई हो। और वैसे भी जल्द सुनवाई होगी क्योंकि 12 जुलाई तक ही स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को कहा था कि जवाब दाखिल करने का शिंदे और बाकी 15 विधायकों का 12 जुलाई तक का वक्त बढ़ाया था। हालांकि अब उसके बहुत ज्यादा मायने इसलिए नहीं है कि सरकार वहां पर बदल चुकी है, स्पीकर वहां पर बदल चुके हैं, लेकिन काफी अहम मसला है, संवैधानिक मसला ज्यादा रह गया है शारिक, क्योंकि बहुत ज्यादा करने की गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट में अभी होने की गुंजाइश नहीं है। तो काफी अहम मसला है। 10:30 बजे जब कोर्ट बैठेगी तो जो पक्ष है वो शिवसेना की तरफ से मेंशन किया जाएगा चीफ जस्टिस के सामने और मांग की जाएगी कि इस मामले को आज या कल में ही सुना जाए। हो सकता है कि इसके लिए कोई स्पेशल बेंच का गठन किया जाए, क्योंकि पहले जब ये मामला आया था तो सिर्फ 2 जजेस की वेकेशन बेंच थी। अब आज से सुप्रीम कोर्ट खुल रहे हैं और उम्मीद यह है कि एक बड़ी सुनवाई होगी। डिप्टी स्पीकर अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं, सुनील प्रभु जो व्हिप है वो भी अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं और इंतजार एक बड़ी सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट में रहेगा। जी, तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आप रोशनी डाल रहे हैं आशीष। अगर देखें तो सरकार बन चुकी है, बहुमत साबित हो चुका है, साफ है कि बहुमत किसके साथ है, ऐसे में बहुत कुछ होता हुआ नजर आएगा क्या? जी देखिए, बहुत ज्यादा शारिक नजर नहीं आएगा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर कोई दल बदल नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि ये शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई इसको हम कहेंगे, यानी एक घर की ये लड़ाई है और उस एक घर के जो मेजोरिटी में बहुमत के जो सदस्य थे वो माइनॉरिटी के सदस्यों से ये कह रहे थे कि हम इसी घर के सदस्य हैं, हम घर छोड़ के यानी शिवसेना छोड़कर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तुम एनसीपी और कांग्रेस उन जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे दोस्ती न रखो, उनसे दोस्ती खत्म कर लो। लेकिन इसी बात पर विवाद था और उद्धव ठाकरे जो ग्रुप था वो तैयार नहीं था इस गठबंधन को तोड़ने के लिए। उसकी वजह से ये 39 विधायक जो है वो बागी हो गए। अब ऐसे शुक्रिया आशीष, आपसे हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। 29 जून को उदयपुर में एक दर्जी कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जांच अब एनआईए कर रही है। 7वें आरोपी को एनआईए को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि ये सबसे अहम किरदार है जिसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख है उसका नाम, जिसे गिरफ्तार किया गया। फरहाद मोहम्मद शेख मुख्य आरोपी रियाज का करीबी बताया गया। कन्हैया लाल की 19 जून को 2 व्यक्तियों ने उनकी ही दुकान में हत्या कर दी थी। हत्या के बाद इसका वीडियो बनाकर वायरल किया था और यही नहीं, हत्या की जिम्मेदारी लेने से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल दिया था। एनआईए आतंकी पहलू से भी इस मामले की जांच कर रही है। ऐसे खबरें अक्सर ही आती हैं जो दिल को झकझोर दे, इंसानियत पर अपना और हमारा विश्वास हिला दे। अब ये तस्वीर देखिए जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में 8 साल का एक मासूम अपनी गोद में 2 साल के भाई का शव लिए काफी देर तक सड़क किनारे बैठा रहा। उसके पिता एक ऐसी गाड़ी की तलाश में यहां वहां घूमते रहे जो कम पैसे में उन्हें घर पहुंचा दे। एम्बुलेंस भी नहीं मिल रही थी। उनकी हालत देखने के बाद जब वहां मौजूद लोगों ने हंगामा किया, तब जाकर एम्बुलेंस का इंतजाम अस्पताल ने करवाया। बच्चे ने मट्टी खा ली थी, क्या खा लिया था? इसने सर जी मेरे को पता नहीं, मैं घर में रहता नहीं रहता हुआ। कैसे क्या हुआ था इसको? तबीयत कैसे खराब हुई इसकी? भगवान जाने सर जी, मैं कैसे मानूं। फिर आप अस्पताल लेके आए, क्या डॉक्टरों ने क्या कह दिया? नहीं, एक मेरे यहाँ के डॉक्टर है मटिया, उसको सब लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत बढ़िया है, तो उसने बोला था मेरे यहाँ पर रख दो ठुंडी पे, वो क्या बोलते हैं वो हींग है, हींग
तो इन मैंने पिला दिया था और हींग में रख दिया था। उसके बाद में सर जी कल सुबह से उसने टोल नहीं किया था ना, पैसा पूरी रात पापा पापा पापा। गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बारिश ने मचाई कई राज्यों में तबाही। गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बारिश की अगर बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग राज्य में बारिश की वजह से हाल काफी बुरा है। शुरुआत करते हैं गुजरात से। गुजरात के कई शहरों में मानसून की बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। कई शहरों में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब सा नजारा है। राज्य का छोटा उदयपुर, डांग, नर्मदा, वलसाड, नवसारी और पंचमहल सबसे ज्यादा प्रभावित है। बारिश के बाद राज्य में स्टेट इमरजेंसी सेंटर से लगातार हालात का जायजा लिया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से अहमदाबाद में स्कूल कॉलेजों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया और लो लाइन में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में भी भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने एहतियातन स्कूल कॉलेज को 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। तो तेलंगाना की हालत अगर आप देखें तो वहां भी सड़कें सैलाब से पानी से लबरेज नजर आती हैं। जहां जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। कुछ लोग कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा, खाने पीने की व्यवस्था करें कुछ। तीसरी तस्वीर हम आपको उत्तराखंड की दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से यहां की नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। कई जगह लैंडस्लाइड की भी खबर है। पहाड़ों पर बारिश का मौसम कई बार कई हादसों को साथ लेकर आता है। तो 3 तस्वीरें, गुजरात, तेलंगाना, उत्तराखंड। तस्वीरें अलग अलग राज्य की, अलग अलग जगहों की, लेकिन कमोबेश एक जैसी दिखती हुई। मानसून की बारिश ने हर तरफ लोगों को रखा है परेशान। एक तरफ लोग बारिश का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि गर्मी से राहत मिलती है। कई सारी चीजें हैं जो उन्हें बारिश की वजह से मुहैया होती हैं, लेकिन जब बारिश ज्यादा हो जाए तो वो मुसीबत का सबब भी होती है और ऐसा ही हुआ है। तो गुजरात के वलसाड और औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जल भराव हो गया। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है। गुजरात के छोटा उदयपुर में भारी बारिश से नसवाड़ी तहसील के पसलाना और कालीडोली के बीच एक पुल का हिस्सा ढह गया। पुल टूटने से रास्ता बंद कर दिया गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग भी इधर से उधर और उधर से इधर आना चाहते हैं उनके लिए ये परेशानी की वजह है। वहीं गुजरात के छोटे उदयपुर का ही जिक्र करते हैं, जहां जिंदगी थोड़ी सी परेशानियों में घिरी है। तेज बारिश की वजह से उदयपुर, जो छोटा उदयपुर है, वहां के बोडेली के निचले इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। गुजरात के तापी जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों को घरों में
अपने पानी मौजूद नजर आ रहा है, जिसे निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 50 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है, जिसके कारण तापी जिले के पंचोल और कुंभिया गांव को जोड़ने वाला पुल बह गया। अहमदाबाद शहर का जिक्र करते हैं। नाडियाद और खेड़ा जिले में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव देखने को मिला है। साफ देखा जा सकता है कि सड़कों पर तेज बहाव के साथ पानी बहता नजर आ रहा है। ऐसे में इसका असर ट्रैफिक पर भी पड़ा है, आम जनजीवन पर भी पड़ा है। अब जिक्र उत्तराखंड का करते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में तेज बारिश की वजह से वहां पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से आसपास आप अगर नजर डालें तो घाटों पर जहां पर लोग वहां मौजूद होते हैं, वहां की जो सीढ़ियां हैं वो भी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। लगेगा नहीं लगेगा, खाने पीने की व्यवस्था। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में सूर्यकुंडा देवी मंदिर के रोपवे ट्रॉली तकनीकी खराबी की वजह से 20 से 25 मिनट तक रुकी रही। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब बात हिमाचल प्रदेश की। शिमला के संजौली बाईपास और ढली चौक पर बारिश की वजह से कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है। बता दें, मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट यहां भी जारी किया। अमरनाथ यात्रा में बादल फटने की वजह से एक हादसा हुआ। 16 लोगों की जान चली गई। 40 लापता लोगों का अब तक कुछ नहीं पता चल पाया है। अब वहां से एक ताजा वीडियो सामने आया है, जो हम आपको दिखाते हैं। जो नया वीडियो है उसमें साफ दिख रहा है कि यह सैलाब कितना तेज था। पिछले हफ्ते शुक्रवार की शाम अमरनाथ गुफा से ऊपर की पहाड़ियों में भारी बारिश के बाद पानी का एक पहाड़ी नाले के रास्ते काफी तेजी से नीचे आना। यह पहाड़ी नाला अमरनाथ गुफा से कुछ ही दूरी से नीचे उतरता है और गुफा के कुछ दूर सामने से गुजरता है। इस नाले में जो उफान आया उसमें भारी मात्रा में गाद और चट्टानें पानी में बहकर नीचे आई और आसपास के टेंट्स से बने यात्री कैंप में उसने तबाही मचाई। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की गुफा के पास राहत और बचाव का अभियान दिन रात जारी है, लेकिन अब धीरे धीरे किसी श्रद्धालु के जीवित मिलने की उम्मीदें घटती जा रही है। 40 लापता यात्रियों की तलाश के लिए रविवार को भी सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ के जवान मलबे को छानते रहे। मलबे के नीचे पता करने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और अन्य उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सारी फोर्सेस जितनी भी हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, आर्मी है,
सीआरपीएफ है, जेकेपी की माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं, सब लोग इस समय भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। वहां पर जो भी मलबा गिरा है और कोशिश की जा रही है कि उस मलबे में अगर और भी कोई इंजर्ड है या और भी कोई बॉडी है तो हम उसे निकाल पाएं। शुक्रवार 8 जुलाई को शाम करीब 5:30 बजे अमरनाथ गुफा के ऊपर की पहाड़ियों में भारी बारिश की वजह से अमरनाथ गुफा के सामने से गुजरने वाली पहाड़ी नाले में अचानक सैलाब आ गया। इसी नाले के दोनों ओर यात्रियों के टेंट और किचन बने हुए थे। पानी के साथ भारी मात्रा में गाद और चट्टानें इतनी तेजी से बहकर आई कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। 16 तीर्थयात्रियों की हादसे में मौत हो गई, जबकि 40 यात्री अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। एहतियातन अमरनाथ यात्रा पर रविवार को भी रोक लगी रही। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत और बचाव के काम के साथ यात्रा के इंतजामों का नए सिरे से जायजा लिया। कुछ बहुत ही प्रिय भक्तजन हमारे बीच नहीं रहे, हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दुखद हादसा रहा, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है और वहाँ रेस्क्यू के साथ साथ फिर से यात्रा बहाल हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। इस बीच आपदा में लापता हुए लोगों के परिजनों का बुरा हाल है। जो उस शाम बच गए वो उस हादसे को याद कर सिहर उठते हैं। वहाँ जो मंजर था बहुत ही डेंजर था। वहाँ पानी और पत्थर एक साथ बह रहे थे और जो हमारे यहाँ के कश्मीरी भाई हैं उनके टेंट भी काफ़ी ज़्यादा, उनको भी लॉस हुआ। ठीक है, वो जो यहाँ पे और यात्री थे वगैरह, उनके फ़ोन और बैग सब कुछ वहाँ पे लॉस हो गया उन लोगों का। हम लोग का कल दर्शन हो गया और हम जैसे ही निकल रहे थे तो वहाँ पर वो हो गया इंसिडेंट। फिर हमको वहीं पर टेंट में रहना पड़ा। फिर सुबह में इन लोगों के हेल्प से हम लोग अभी यहाँ तक आ गए। इस पूरे हादसे ने एक बार फिर नदी नालों के तटों को लेकर प्रशासन की लापरवाही को सामने ला दिया है। अमरनाथ में ये लापरवाही बहुत भारी पड़ी है, जहां सैकड़ों यात्रियों के कैंप पहाड़ी नाले के ठीक किनारे ही लगा दिए गए। 2013 का केदारनाथ हादसा भी कुछ ऐसी ही लापरवाहियों का नतीजा था, लेकिन लगता नहीं है कि प्रशासन और सरकारें ऐसे हादसों से कोई सबक लेती है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार और भी बहुत सारी हैं खबरें। बने रहिए आप गुड मॉर्निंग इंडिया के साथ। पंजाब के लुधियाना के मत्तेवाड़ा में 950 एकड़ जमीन पर टेक्सटाइल पार्क लगाने का जबरदस्त विरोध हो रहा है। कल बड़ी तादाद में लोग मत्तेवाड़ा के जंगल में इकट्ठा हुए और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पर्यावरण प्रेमियों के साथ साथ कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। सांसद सिमरजीत सिंह मान, पंजाब कांग्रेस प्रमुख राजा विडिंग और विधायक प्रगट सिंह भी प्रदर्शन में मौजूद थे। ये लोग यहां टेक्सटाइल पार्क बनाने का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो किसी सूरत में यहां के जंगल में टेक्सटाइल पार्क नहीं बनने देंगे। पंजाब की मान सरकार पर इनकार आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले भगवंत मान का स्टैंड कुछ और था और अब उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार आरे के जंगल में ही मेट्रो कार शेड बनाने के फैसले पर कायम है। यह फैसला देवेंद्र फडणवीस सरकार में लिया गया था, जिसे उद्धव ठाकरे सरकार ने पलट दिया था, लेकिन शिंदे सरकार ने उसे फिर पलट दिया। अब आरे में मेट्रो कार शेड बनाने के विरोध में पर्यावरण प्रेमी फिर एकजुट हो गए हैं और उन्हें शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट का पूरा साथ मिल रहा है। महाराष्ट्र की नई सरकार की ओर से आरे के जंगल में ही मेट्रो कार शेड बनाने के ऐलान के बाद एक बार फिर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। 2018-19 की ही तरह अब 2022 में भी लोग हर रविवार को आरे में विरोध के लिए जुट रहे हैं। उनकी मांग है कि कारशेड को आरे के बजाय
कहीं और बनाया जाए ताकि इसका असर पर्यावरण पर ना पड़े। बट जहाँ तक हमारा प्रोटेस्ट कंसर्न है, हम लोग हर संडे आते रहे हैं पहले भी और अभी भी हम हर संडे आते रहेंगे, क्योंकि इसमें ऑल्टरनेटिव्स है। इफ़ नॉट कांजूरमार्ग, दूसरे ऑल्टरनेटिव्स है। काम हमारा नहीं है आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढ के देने का, काम तुम्हारा है और तुमको पता है, तुमने ऑलरेडी इतने पैसे खर्च करके ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर स्टडी किया है, तो आप कहीं पर भी लेके जाइए बट आरए से दूर लेके जाइए। इस प्रदर्शन में शशि सोनावणे और मनीषा ढिंडे जैसे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने 2019 में भी आरए में पेड़ों को काटे जाने का विरोध किया था। तब उन सहित कुल 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी की वजह से मनीषा ढिंडे परीक्षा नहीं दे पाई थी और उन्हें 1 साल की पढ़ाई का नुकसान उठाना पड़ा। शशि समेत कई अन्य लोग भी काफी परेशान हुए। उसके बावजूद ये सभी लोग फिर आरए बचाने की मुहिम में जुड़ गए हैं। जिस जंगल को बचाने के लिए हम लोग अरेस्ट हुए थे, उसी जंगल को अभी अगर ये ईडी सरकार फिर से अगर तोड़ना चाहती है तो हम उस जंगल को बचाने के लिए दोबारा जेल में जाने के लिए तैयार हैं। जंगल के साथ साथ जो आदिवासी रह रहे हैं उनको भी इम्पैक्ट करेगा और जो आरए जंगल है हमको बचाना है और लास्ट के दम तक यह आरए जंगल और आदिवासी को यहाँ पे बचाना है। रविवार को हुए इस प्रदर्शन में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए। उन्होंने सरकार से आरए में कारशेड न बनाने की अपील की, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आरए में ही मेट्रो कारशेड का निर्माण फिर शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं। ये हमारे देश की जो जान है, जंगल फॉरेस्ट, उसके लिए लड़ाई है। जब हम सरकार में थे, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो इसी आरए में हमने 808 एकड़ इसे फॉरेस्ट करके घोषित किया, जंगल करके घोषित किया। जो हमारे आदिवासी बांधव हैं उनके भी जो सारे यहाँ रहने की जगह है उसे भी हमने प्रोटेक्ट किए थे। और अगर आप देखें जो रास्ते हैं उसे जब कंक्रीटाइजेशन हम कर रहे थे, एक भी पेड़ तोड़ा नहीं है। और कारशेड के लिए तो हर रात को तो कारशेड में जाती नहीं गाड़ी, 3-4 महीने में एक बार मेंटेनेंस के लिए जाती है। तो आरए के जो कारशेड है अगर कांजूरमार्ग लेके गए तो लोगों की भी बचत होगी, पैसे की बचत होगी और इस जंगल भी बचाया जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि जितने भी प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, प्रोजेक्ट जितने डिले होते हैं उतने कॉस्ट बढ़ती है उसकी और लोगों को उसका कुछ फायदा नहीं। तो इसलिए जितने प्रोजेक्ट जो प्रलंबित है उसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बढ़ाएंगे और लोगों को जल्द से जल्द ये सब प्रोजेक्ट है उसका फ़ायदा उनको मिले, ऐसा काम हम लोग करेंगे। सरकार की जिम्मेदारी यही है। 2019 में मेरे पीछे मौजूद इसी जगह पर पेड़ों को काटा गया था, जिसके बाद रात भर विरोध प्रदर्शन हुआ और बाद में 29 लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। बाद में सरकार बदली, आरए को जंगल घोषित किया गया, लेकिन इन बैरिकेड्स को नहीं हटाया गया और अब सरकार एक बार फिर से बदली है और यहीं पर कारशेड बनाने की बात की जा रही है। मौजूदा सरकार पर तो सबसे ज़्यादा सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही महाविकास आघाड़ी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरए को बचाने के लिए जितना काम उन्हें करना चाहिए था उतना उन्होंने किया या नहीं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के उस पार श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर अब भी है प्रदर्शनकारियों का कब्जा। बने रहें गुड मॉर्निंग इंडिया के साथ। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। उन्होंने संसद के स्पीकर को यह जानकारी दी है। इस बीच पीएम समेत 5 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और श्रीलंका एक गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट में मौजूद है। कार्यवाहक सरकार की रूपरेखा अभी तय होनी है। इस बीच शनिवार को राष्ट्रपति के महल में घुसे कई प्रदर्शनकारी अब भी वहीं जमे हुए हैं। कोलंबो में कुछ शांति लौटी तो है, लेकिन तनाव बना हुआ है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति के महल में घुसे प्रदर्शनकारी शनिवार को भी वहीं डटे रहे।
औपनिवेशिक दौर की याद दिलाते राष्ट्रपति के इस महल में प्रदर्शनकारियों ने कोई कोना नहीं छोड़ा जहां वो ना पहुंचे हों। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने भी इन प्रदर्शनकारियों को रोकने का जोखिम मोल नहीं लिया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने महल के कई इलाकों में तोड़फोड़ भी की। इस बीच महल छोड़कर भाग चुके राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे कहां हैं, ये किसी को पता नहीं। रविवार को ईद का मौका था। कई प्रदर्शनकारियों ने महल में ही ईद का त्योहार मनाया। वो राष्ट्रपति के महल में ही शाही भोजन का आनंद लेते दिखे। उधर कई लोग स्विमिंग पूल में नहाने उतर गए। इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि प्रदर्शनकारियों को महल में लाखों रुपए कैश भी मिले। कुछ लोगों का कहना है कि ये कैश सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को सौंप दिया गया। इस संकट के बीच राष्ट्रपति का दफ्तर अब भी काम कर रहा है। वहां से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि राष्ट्रपति ने अधिकारियों को 3700 टन रसोई गैस उतारने को कहा, जो रविवार को विदेश से श्रीलंका पहुंची है। श्रीजा MS की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के बाद अगला राजनीतिक संकट गोवा में आया है, जहां कांग्रेस विधायक दल टूट चुका है। कल गोवा कांग्रेस के प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने माइकल लोबो को विधानसभा में विपक्ष के नेता पद से हटा दिया और कहा कि आज कांग्रेस विधानसभा में अपने नए नेता के नाम का ऐलान करेगी। गोवा में कांग्रेस विपक्ष में है और उसके पास 11 विधायक। खबर है कि कांग्रेस के 5 विधायक गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से जाकर मिल चुके हैं। अचानक हुई इस हलचल के बाद कांग्रेस आलाकमान भी एक्शन में आ गया। अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुकुल वासनिक को वहां जाकर जल्द से जल्द पार्टी के भीतर आए संकट को दूर करने को कहा। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी कांग्रेस के 2/3 विधायकों को तोड़ने की कोशिश में है ताकि दल बदल अधिनियम के तहत उनकी सदस्यता ना जाए और उन्हें एक अलग गुट के तौर पर मान्यता मिल जाए। इस पूरे मामले पर गोवा कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने दिगंबर कामत और माइकल लोबो को गद्दार बताया और कहा, बीजेपी पैसे और राजनीतिक ताकत से कांग्रेस के विधायकों को डरा रही है और कांग्रेस को खत्म करने की साजिश कर रही है। इसके लिए कांग्रेस के कई विधायकों को प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं। We have brought this to the notice of our High Command and we will be taking action against them. Mr. Michael Lobo is immediately removed from the position of the Congress Legislature Party and a new leader will be elected. There was a conspiracy that was hatched by some of our own leaders, hobnobbing with Bharatiya Janata Party to see that the Congress Party, which is the principal opposition party, is weakened and to engineer split and defections from within the Congress. So this conspiracy has been led by 2 of our own leaders. One is the leader of our legislature party, Mr. Michael Lobo, and the other our former Chief Minister Mr. Digambar Kamath. और महाराष्ट्र के संकट पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह मौजूद हैं। सुनील, कांग्रेस के लिए संकट ये कितना गहरा है और जो बताया जा रहा है कि 5 विधायक टूट चुके हैं, तो क्या और भी कुछ जा सकते हैं? बिल्कुल शारिक, जिस तरह से खबरें आ रही हैं और जो कोशिश दिखाई पड़ रही है वो तो यही दिखाई पड़ रही है कि 11 में से कम से कम 8 विधायक जो है वो पाला बदल सकते हैं ताकि जो दल बदल कानून के तहत वो उनकी सदस्यता बढ़ जाए। बहरहाल अभी तक लगता है कि उतनी संख्या हुई नहीं है और इसीलिए सिर्फ 5 लोग ही हैं जो अब तक लापता हैं, यानी कि संपर्क में नहीं है और कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि उनसे संपर्क स्थापित किया जाए। लेकिन जिस तरह से अचानक से कल कांग्रेस ने एक्शन भी ले लिया माइकल लोबो के खिलाफ और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत के खिलाफ, तो अब लगता नहीं है कि जल्दी सुलह समझौता होगा।
दिलचस्प यह है कि आज ही से मानसून का विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है गोवा का, और उसमें ये आते हैं और कहां बैठते हैं और कितने लोग किस तरफ बैठते हैं ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकता है कि सुनवाई हो सकती है, लेकिन गोवा में भी एक सियासी संकट शुरू हो चुका है। लेकिन दोनों में फर्क यह है कि महाराष्ट्र में सत्ता का संकट था, गोवा में सत्ता का संकट नहीं है, कांग्रेस संकट में है, जो कि पहले भी इस तरह की बगावत झेल चुकी है। पिछले सत्र में ही, पिछली बार ही लगभग 8 से 10 विधायक चले गए थे और बीजेपी ने उनके साथ मिलकर सरकार बना ली थी। और इस बार चुनाव के पहले सभी को शपथ दिलाई गई थी मंदिर में और चर्च में कि कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस विधायक जो हैं 5 लग रहा है कि पाला बदलने के लिए लगभग तैयार हो चुके हैं। शुक्रिया सुनील, पूरी बातचीत की आपका। तो यहां आपको बता दें कि सुनील बता रहे थे कि पिछली बार जब चुनाव हुआ तो मंदिर में, चर्च में उनसे कस्में खिलाई गई थी कि अब आप कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर जीतेंगे तो हमसे बेवफाई नहीं करेंगे। लेकिन जो कस्में थी वो अब टूटती नजर आ रही हैं। 11 में से 5 जा चुके हैं और जैसा सुनील बता रहे हैं कि शायद 3 और, यानी 2/3 अगर टूट जाते हैं तो फिर उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। महाराष्ट्र की नई शिंदे सरकार की आज सुप्रीम परीक्षा हो सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट में 16 बागी विधायकों के निलंबन के लिए दायर शिवसेना के उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई होगी। इसके अलावा शिवसेना नेता सुभाष देसाई की ओर से दायर उस याचिका पर भी सुनवाई होनी है जिसमें एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने का न्योता देने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी गई है। इस याचिका में स्पीकर के निर्वाचन और विश्वास मत की प्रक्रिया को भी गलत बताया गया। उद्धव गुट की एक और याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। यह याचिका शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के बागी विधायकों के गुट के नए पार्टी विप को मान्यता देने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ है। आशीष भार्गव हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। आशीष, जब पिछली बार सुनवाई हुई थी तो बहुत कुछ होना बाकी था, और अब जब आज अगर सुनवाई होती है तो वहां राज्य में देखें तो सब एक तरीके से सेटल है। एक सरकार है जिसने अपना बहुमत भी साबित कर दिया है, तो ऐसे में उद्धव गुट किन उम्मीदों के साथ वहां मौजूद रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए आज सुनवाई हालांकि नहीं है, लेकिन मेंशनिंग जरूर की जाएगी कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे, क्योंकि 11 जुलाई पहले से तय किया गया था। लेकिन यहाँ पर आज लिस्ट में वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस ने आज की सुनवाई नहीं रखी है। हो सकता है कि वो कोई स्पेशल बेंच इस हफ्ते में, कल या परसों कभी भी बनाए। लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है कि सेटल सरकार है, बहुमत साबित कर चुकी है। ऐसे में क्योंकि ये अगर हम देखें, संवैधानिक से ज्यादा मुद्दा जो है वो एक पार्टी है शिवसेना, उसका अंदरूनी मामला है, जहां पर मेजोरिटी में जो विधायक हैं वो अपने जो आला कमान है उसके खिलाफ थे, और उनका ये मानना था कि एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना चाहिए, बीजेपी से गठबंधन करना चाहिए। वही उन्होंने किया। वो घर से बाहर गए, अब दोबारा घर में आ गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे और किस हद तक इस मामले में दखल दे, क्योंकि काफी अहम ऐसे मोड़ पर हो जाता है मुद्दा जहां पर सरकार चल रही है। तमाम जो याचिकाएं थी वो एक तरीके से इनफ्रक्चुअस हो चुकी हैं अब, क्योंकि वहां पर सरकार बन चुकी है, स्पीकर बदल चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि संवैधानिक जो मुद्दा है वो एकेडमिक टाइप मुद्दा है, क्योंकि आज तक सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा केस नहीं आया जिसमें मेजोरिटी के जो विधायक हैं वो पार्टी में ही रहे, वो दल न बदले, वो पार्टी न छोड़े, किसी दूसरे दल में न जाए, सिर्फ और सिर्फ अपने आला कमान पर सवाल उठाएं और कहें कि आप इन पार्टियों से गठबंधन मत कीजिए। तो ऐसे में संविधान क्या कहता है, संविधान मौन जो है, संविधान की भावना क्या है, ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ तय करेगी। जी आशीष, आप बता रहे हैं कि आज सुनवाई नहीं है, तो क्या उम्मीद की जाए कि आगे अब नया डेट मिलेगा, उसके बाद ही फिर इस पर कुछ होगा? क्योंकि जो उद्धव गुट है, एक चीज जरा समझा दीजिए कि जो 16 विधायकों की अयोग्यता का जो मामला था जिस पर नोटिस दिया गया था, अब उस पर क्या स्टैंड हो सकता है? अगर देखें तो वहां पर तो अब उद्धव गुट रहा ही नहीं। जी बिल्कुल, देखिए जो डिप्टी स्पीकर जिन्होंने नोटिस दिया था वो डिप्टी स्पीकर ही नहीं है। स्पीकर राहुल निर्वेकर वहां पर
स्पीकर चुन लिए गए हैं सर्वसम्मति से, 164 वोटों से बहुमत से वो स्पीकर बन गए हैं एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत। हालांकि शिवसेना का ये मानना है कि ये असंवैधानिक प्रक्रिया थी और स्पीकर जो है वो असंवैधानिक तरीके से चुने गए हैं। लेकिन अब स्पीकर दूसरे हैं, ये याचिकाएं एक तरीके से इन याचिकाओं का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगा, क्योंकि सारी चीजें बदल चुकी हैं। कोई पार्टी छोड़ के भी नहीं गया, दल बदल कानून भी लागू नहीं हो रहा है। अपनी पार्टी के नेताओं को की सरकार को गिरा दिया, उसके बाद अपनी सरकार जो है खुद बना ली। एकनाथ शिंदे उसमें सीएम बन गए, बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया। ऐसे में एक चलती हुई सरकार जिसने फ्लोर पे बहुमत साबित किया है, आप उस सरकार को ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हैं? यही शायद सुप्रीम कोर्ट भी सोचेगा, क्योंकि आज से पहले सुप्रीम कोर्ट के शारिक जितने भी फैसले थे वो ये थे कि कोई सरकार बहुमत में है या नहीं है, इसका सीधा और सपाट एक ही तरीका है, फ्लोर टेस्ट। लेकिन यहाँ शिवसेना फ्लोर टेस्ट नहीं कराना चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को रोकने से इनकार कर दिया। उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया बिना फ्लोर टेस्ट में जाए, क्योंकि वो जानते थे कि बहुमत उनके पास नहीं है। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री का दावा पेश किया, उसके बाद फ्लोर टेस्ट पे वो बहुमत साबित कर दिया। तो ऐसे में एक पार्टी के अंदरूनी लड़ाई को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट देखे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पार्टी में कौन है नहीं है, सिंबल किसको मिलेगा, कौन से गुट को मिलेगा, ये सवाल जो है वो सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन की तरफ जाता है, जो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसके बाद कानूनी लड़ाई शुरू होती है। तो निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट आज या कल में इस मामले की सुनवाई करेगा। जी तो आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार है, लेकिन उससे पहले शिवसेना के बगावत से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया था, जिसका उन्हें 48 घंटे में जवाब देना था। इस मामले में बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट चले गए और कोर्ट ने सुनवाई 12 जुलाई तक के लिए टालते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था। तो पूर्व डिप्टी स्पीकर ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इसमें बागी विधायकों को अयोग्यता के नोटिस की कार्रवाई को वैध ठहराया गया। सुप्रीम डिप्टी स्पीकर ने यह भी कहा कि अगर एकनाथ शिंदे कैंप 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे सकता है, तो 48 घंटे में अयोग्यता के नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे सकता? अब देखना है इस मसले पर भी सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे श्रीलंका संकट का। जयललिता की पार्टी पर कब्जे की लड़ाई तेज हो गई है। एआईएडीएमके के दो गुट आपस में भिड़ गए। हेडक्वार्टर के बाहर ये झड़प हुई। ईके पलानीसामी और पनीर सेल्वम में टकराव है। दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प की खबर है। निहाल है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। निहाल, क्या कुछ हुआ? देखिए, हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी पलनीस्वामी को कि वो जनरल काउंसिल की मीटिंग बुलाए। जाहिर है कि इसको लेकर के पलनीस्वामी और पनीर सेल्वम के बीच में जो टसल चल रहा था, उसमें मद्रास हाईकोर्ट ने जो संविधान है एआईएडीएमके का उसका पूरा विश्लेषण किया और ये पाया कि इसकी इजाजत दी जा सकती है, और इसलिए अब से थोड़ी देर पहले इजाजत दी गई। इसके बाद जिस तरह की झड़प आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे, आप कुछ उसी तरह का जो डिफरेंस है, उस तरह का जो डिवीजन है, वो पूरे पार्टी कैडर में, पूरे तमिलनाडु में काफी लंबे समय से चल रहा है। क्योंकि पनीर सेल्वम और पलनीस्वामी ये दोनों पार्टी को साझा लीडरशिप दे रहे हैं, और पनीर सेल्वम ये चाहते हैं कि सिंगल लीडरशिप हो, उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए, जबकि पलनीस्वामी इसके पक्ष में नहीं है। दोनों ही पार्टी पे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, और ये उसी लड़ाई का नतीजा है कि इस तरह की झड़पें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इसके पहले भी कई बार वाद विवाद हो चुका है, और हाल में ही ये डिसाइड किया गया था कि दोनों यानी पलनीस्वामी और पनीर सेल्वम कोऑर्डिनेटर होंगे और को कोऑर्डिनेटर होंगे, और ये दोनों पार्टी को लीडरशिप देंगे। लेकिन इसके लिए लगता है कि अब ये दोनों ही तैयार नहीं है, और इसीलिए झड़प इस हद तक पहुंची है। दलील दोनों तरफ से दी गई। यहाँ तक कहा गया कि इतनी जल्दी जनरल काउंसिल की मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए, क्योंकि जून में ही जनरल काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई थी। लेकिन इस बात का भी तर्क दिया गया कि जब एमजी रामचंद्रन
जब इस दुनिया को छोड़ गए थे 1987 में, उसके 3 दिन के अंदर जनरल काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई थी और उसके बाद जयललिता को जनरल सेक्रेटरी चुना गया था। तो ये समय सीमा के बंधनों को का तर्क दे करके जनरल काउंसिल की मीटिंग को नहीं टाला जा सकता है और ये मीटिंग पलनीस्वामी ने बुलाया। जाहिर है कि पनीरसेल्वम इसका विरोध कर रहे हैं। पनीरसेल्वम और उनके समर्थकों का ये मानना है कि जयललिता की वो नेचुरल चॉइस थी। जब कभी भी जयललिता बीमार हुई या जेल गई तो उन्होंने अपनी जगह पे पनीरसेल्वम को एआईएडीएमके की कमान दी। इसलिए पनीरसेल्वम का जो गुट है वो ये मानता है कि पनीरसेल्वम ही जयललिता के सबसे भरोसेमंद थे और इसलिए उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए, जबकि पलनीस्वामी मानते नहीं। पलनीस्वामी के साथ कार्यकर्ता खड़े हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन पनीरसेल्वम के साथ भले ही कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन चूंकि वो नेचुरल चॉइस थे इसलिए उनकी अपनी दावेदारी है और इसीलिए इस तरह की जो झड़प है ये पहली बार अभी खुल करके एआईएडीएमके के दफ्तर के बाहर दिख रही है। लेकिन ये तनाव बहुत दिनों से चल रहा है। जब से जयललिता की मौत हुई है उसके बाद से ही यहाँ पर इस दोनों के बीच में जो खींचातानी थी इसकी कई सारी तस्वीरें हमने पहले भी देखी थी और ये लंबे समय से ये संघर्ष चल रहा है एक राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का, और इसका सीधा फायदा डीएमके को मिल रहा है क्योंकि अभी डीएमके के सामने तमिलनाडु में कोई विपक्ष नहीं है और ऐसे में डीएमके का विरोध विपक्षी दल के तौर पर कोई भी पार्टी अभी वहां पर नहीं कर पा रहा है और स्टालिन को बहुत ही खुल करके वो अपना काम कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक एआईएडीएमके को लगता है कि अगर इसी तरह से स्टालिन आराम से काम करते रहे तो एआईएडीएमके के लिए मुश्किलें आने वाले दिनों में काफी बड़ी हो जाएंगी, पार्टी टूट भी सकती है और इसीलिए इस तरह का संघर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किसी भी तरह से एआईएडीएमके को दोबारा वहां पर खड़ा किया जा सके, जो कि कई गुटों में बटी हुई है। निहाल, एक वक्त था शायद दोनों एक साथ भी थे जब सत्ता में थे जयललिता के जाने के बाद, अगर मैं गलत हूं तो सही कर दीजिए, और क्या पलनीस्वामी का ही कब्जा है पार्टी पे, ये कहना सही होगा? देखिए, दोनों साथ मजबूरी में आ गए, बहुत मान मनोवल हुआ और उसके बाद जब दोनों को लगा कि हालात बिगड़ सकते हैं तो ऐसे में दोनों वक्त के नजाकत को समझते हुए जरूर साथ में आ गए। जहां तक कब्जा का सवाल है तो आप देखिए, अगर जाति धर्म की जो राजनीति वहां पर है उस पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो पलनीस्वामी के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में पलनीस्वामी इसीलिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का जो काफी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन पनीरसेल्वम ऐसा मानते हैं कि वो नेचुरल चॉइस है और इसी बात को लेकर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन इतनी बात साफ है कि पलनीस्वामी के साथ कार्यकर्ता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में जब हवा का रुख बदलता है तो उसमें ये देखते, जो विधायक है, जो नेता है, वो ये देखते हैं कि किसका वर्चस्व कितना है, कौन ज्यादा हावी हो रहा है और उसी के साथ बाकी लोग चले जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पलनीस्वामी अभी बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि उनका पार्टी पर कब्जा है। शुक्रिया निहाल इस पूरी बातचीत के लिए।